नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है। तो हमारे जो भी मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड। और आज हमारा टॉपिक है रस निष्पत्ति। हमने काव्य प्रयोजन को देख लिया, संचार और रस संप्रदाय को भी देख लिया है फ्रेंड। आज हम देखेंगे रस की निष्पत्ति को। और सुबह मॉर्निंग में हमारी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज आती है फ्रेंड, तो उसे भी देखना आप ना भूलें। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड। चलिए हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक, रस की निष्पत्ति। रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलती है। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में किया गया है। भरत मुनि का रस सूत्र रस की निष्पत्ति को ही व्यक्त करता है, अतः उसकी व्याख्याएं रस निष्पत्ति से संबंध हैं। भरत मुनि के रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादृश निष्पत्ति को परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृति तो मिली, किंतु संयोग और निष्पत्ति का स्पष्ट अर्थ निर्दिष्ट होने के कारण इसकी विभिन्न व्याख्याएं की गई। रस निष्पत्ति से तात्पर्य है कि काव्य आस्वाद की प्रक्रिया, काव्य आस्वाद का प्रश्न रचना में कवि द्वारा रस के सृजन तथा पाठक द्वारा रस को ग्रहण किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो भरत मुनि के रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादि निष्पत्ति परवर्ती आचार्यों द्वारा स्वीकृति मिली, किंतु उनके दो पद संयोग और निष्पत्ति का स्पष्ट अर्थ निर्दिष्ट होने के कारण विभिन्न व्याख्याएं की गईं। रस से निष्पत्ति से तात्पर्य है काव्य आस्वाद की प्रक्रिया, काव्य आस्वाद का प्रश्न रचना में कवि द्वारा रस के सृजन तथा पाठक द्वारा उस रस को ग्रहण किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है। आगे देखते हैं। तो भरत मुनि ने रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं देखते हैं। तो आचार्य दर्शन है व्याख्या, संयोग, निष्पत्ति, रस की अवस्थिति क्या क्या है देखते हैं। भट्ट लोलट का दर्शन है मीमांसा और व्याख्या है उत्पत्तिवाद यानी आरोपवाद। तो भट्ट लोलट मीमांसावाद दर्शन से हैं और उत्पत्ति व्याख्या यानी उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। संयोग इनका संबंध है, निष्पत्ति उत्पत्ति है, रस की अवस्थिति अनुकार्य, वास्तविक, राम आदि है। और संबंध देख लेते हैं थोड़ा। संबंध में है उत्पाद, उत्पादक भाव संबंध, गम्य, गमक भाव संबंध, पोष्य, पोषक या भाव संबंध। आगे देखते हैं शंकु। शंकु न्यायवादी दर्शन से हैं फ्रेंड, न्याय। और इनका व्याख्या है अनुमतिवाद। किस दर्शन से थे? न्यायवादी। और अनुमतिवाद, न्याय के लिए अनुमति की जरूरत होती है। अनुमान इनका संयोग है, अनुमाप्य या अनुमापक या भाव। निष्पत्ति अनुमति है। अनुकर्ता अभिनेता नट में होता है। अनुकर्ता कहाँ प्राप्त होता है, पाया जाता है? तो अभिनेता नट में। भट्ट नायक सांख्य दर्शन से थे और इनका व्याख्या है भुक्तिवाद यानी भोगवाद। संयोग है विभावन, भोज्य, भोज्य, भोजक भाव।
निष्पत्ति भुक्ति है। रस की अवस्थिति प्रेक्षक दर्शन में है। अभिनवगुप्त शैव दर्शन से थे। इनकी व्याख्या अव्यक्तिवाद है। संयोग इनका अव्यंजना व्यंग व्यंजक भाव से है। निष्पत्ति अभिव्यक्ति में है। और इनकी रस की अवस्थिति क्या रही है फ्रेंड? सामाजिक यानी सहृदय में रही है। आगे देखते हैं, नोट्स हैं। अनुकार्य और अनुकर्ता काव्यशास्त्र की परिभाषिक शब्दावली है। अनुकार्य से तात्पर्य उस पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्र से है जिनका अभिनय किया जा रहा होता है, और अनुकर्ता अभिनेता को कहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अनुकार्य और अनुकर्ता काव्य शास्त्र की परिभाषिक शब्दावली हैं। अनुकार्य से तात्पर्य है उस पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्र से है जिसका अभिनय किया जा रहा होता है, और अनुकर्ता अभिनेता को कहते हैं। अब हम देखते हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, है ना। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद और भट्ट नायक का क्या है फ्रेंड? भुक्तिवाद। भाषा इनका भी नाम है भट्ट भट्ट करके हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। जब भट्ट कोई चीज़ पटकोगे भट्ट भट्ट करेगा तो लोग आरोप करेंगे, या समझ लेना। और भट्ट नायक का भुक्ति। चलिए अब हम देखते हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद को। तो भट्ट लोलट का है उत्पत्तिवाद। निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति करने से, और इसके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति करने से है, और इसके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उत्पत्तिवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। अलबत्ता भट्ट लोलट सहृदय का उल्लेख नहीं करते, किंतु उनका अर्थ यही रहा होगा कि सहृदय अभिनेता नट नटी पर वास्तविक रामादि अनुकार्य का आरोप करके ही रस का प्राप्ति करता है। इसी से उनके सिद्धांत को आरोपवाद कहा गया है। इनके मतानुसार अस्थायी भाव अनुपचित अपरिपक्व होता है, किंतु वह विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से उपचित या परिपक्व हो जाता है। उपचितावस्था यानी परिपक्वता को प्राप्त अस्थायी भाव ही रस कहलाता है। अस्थायी भाव का विभाव के साथ उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गामक का संबंध, व्यभिचारी तो गम्य गामक और व्यभिचारी संचारी भाव के साथ पोषक संबंध माना है। इसके अनुसार रस मूलतः वास्तविक ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र अनुकार रामादि में होता है, किंतु दर्शक अभिनेता अनुकर्ता नट के अभिनय के कारण उन्हें वास्तविक रामादि समझकर उनमें रस का आरोप कर लेता है। इन्होंने तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने किसने? भट्ट लोलट ने। त्रिशंकुक ने इनके मतों का खंडन कर इस प्रकार बताया है। उपचित अस्थायी भाव रस नहीं होता, क्योंकि उपचित की मात्रा को तय कर पाना संभव नहीं है। अस्थायी भाव और विभाव में उत्पादक संबंध को कार्य कारण संबंध के रूप में नहीं लिया जा सकता। घड़ा उत्पाद और कुम्हार उत्पाद, कुम्हार के अंत के बाद घड़ा नष्ट नहीं होता है, परंतु काव्य में विभाववादी के अंत के बाद रस भी खत्म हो जाता है। अनुकर्ता यानी अभिनेता को यह पता नहीं होता कि अनुकार राम आदि में कैसे स्थिति में किस प्रकार या किस तरह से रस का आस्वादन किया था। ऐसे में सहृदय अभिनेता के माध्यम से अनुकार राम आदि द्वारा प्राप्त मूल रस आस्वादन ही नहीं कर सकता।
अब हम श्री शंकुक का अनुमतिवाद देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, इन्होंने रस और विभाव आदि के बीच अनुमाप या अनुमापक का संबंध माना है। प्रश्न बनता है, अनुमाप और अनुमापक का संबंध किसने माना है? तो श्री शंकुक ने माना है। और इनका दर्शन क्या है? अनुमतिवाद। अरे इनकी व्याख्या क्या है? अनुमतिवाद। और दर्शन इनका न्याय है फ्रेंड। सामाजिक अपनी वासना के नट अभिनेता पर राम आदि अनुकार्य का अनुमान करते हुए उस रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं राम आदि ने प्राप्त किया होगा। श्री शंकुक ने इस सिद्धांत के दो भाग किए हैं, या दो भाग हैं। श्री शंकुक के इस सिद्धांत के दो भाग हैं। सामाजिक नट में जो कुशल अभिनय की तल्लीनता अपने आप को रामादि समझने लग जाता है, रामादि के इत्यादि यानी रति आदि भावों की अनुमति यानी अनुमान, और दूसरा क्या है? तभी सामाजिक को अपनी वासना उन पर भावों के रंगमंचीय सौंदर्य प्रभाव के बल पर रसानुभूति की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं संदर्भ। भारतीय काव्यशास्त्र में डॉक्टर सुबोध बच्चन, फिर से देखिए, संदर्भ भारतीय काव्यशास्त्र सुबोध विवेचन डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, इन्होंने इस अनुमान को सामान्य लौकिक अनुमान से अलग माना है और इसकी विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्तुरंग न्याय का आश्रय लिए हैं। चित्तुरंग न्याय में हम जैसे चित्र या चित्रित तुरंग घोड़े को वास्तविक रूप से भागता हुआ घोड़ा समझ लेते हैं, वैसे ही अनुकार के अभिनय करने वाले अनुकर्ता को अनुकार ही समझ लेते हैं। इसका महत्व इस बात में है कि इन्होंने सर्वप्रथम स्पष्टता सहृदयगत वासना का उल्लेख किया है। इससे परवर्ती आचार्यों के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई और भट्ट नायक ने यह तर्क देते हुए विरोध किया कि अनुमान द्वारा हम राम सीता को और उनके प्रेम को देखने अपने प्रेयसी के प्रेम की परिकल्पना नहीं कर सकते। उसमें हमारी संस्कारनिष्ठ श्रद्धा बाधा उत्पन्न करेगी। वैसे भी मिथ्या अनुमान के सत्य की अनुमति संभव नहीं है। अब हम देखते हैं फ्रेंड भट्टनायक का भुक्तिवाद। पूर्ववर्ती मतों के अनुसार प्रेक्षक को अभिनेता के द्वारा अनुकार्य द्वारा अनुभूत रस की प्राप्ति होती है, किंतु भट्टनायक ने अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात किया। तो पूछा जाता है साधारणीकरण का सर्वप्रथम सूत्रपात किसने किया? तो भट्टनायक ने किया। ये प्रश्न बनता है। इन्हें काव्य में रस निष्पत्ति के तीन व्यापार माने हैं। कौन कौन है? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा, इसमें शब्दार्थ का बोध होता है, और भावकत्व, इसमें व्यापार के द्वारा भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अस्थायी भाव साधारणीकृत हो जाते हैं। आगे देखते हैं। साधारणीकृत होने से तात्पर्य विशेष व्यक्ति विशेष से जुड़े न रहकर अपने परायों के भाव से मुक्त होकर सामान्य हो जाने से है। भोजकत्व साधारणीकरण के पश्चात हृदय रजोगुण व तमोगुण के नाश से केवल सत्वगुण से भी भर जाता है तथा इस लोक की क्षुद्रताओं से भरे वह अलौकिक अवस्था में चला जाता है जहाँ भोजकत्व के द्वारा रस का भोग होता है। इसके मतानुसार श्रव्य काव्य में तीनों व्यापार तथा दृश्य काव्य में नाटक में अंतिम व्यापार होते हैं। अब हम आगे देखते हैं अभिनव गुप्त को। ठीक है,
अभिनव गुप्त को देख लेते हैं। अभिनव गुप्त ने इनके 3 व्यापारों से असहमत होते हुए लिखा है कि भावगत व्यापार ध्वनि तथा भोजगत व्यापार रसवादन में अंतर्भूत हो जाते हैं, अतः इनकी सर्वत्र व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी पूर्ववर्ती आचार्य ने इनका उल्लेख किया है। तो उन्होंने भट्टनायक के मतों को खारिज कर दिया, असहमति जताई। ठीक है, आगे देखते हैं अभिनव गुप्त को ही। अभिनव गुप्त का दर्शन क्या है? अभिनव गुप्त शैव दर्शन से थे फ्रेंड, और इनकी व्याख्या क्या है? अभिव्यक्तिवाद। इनके अनुसार अस्थाई भाव व्यंग हैं और विभाववादी व्यंजक। इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है, वह ना तो उत्पन्न होता है और ना ही अनुमेय, वह तो अभिव्यक्त होता है। अस्थाई भाव हृदय में वासना संस्कार के रूप में हमेशा होते हैं। अस्थाई भाव कैसे होते हैं फ्रेंड? तो अस्थाई भाव जो होते हैं वो हृदय में वासना संस्कार के रूप में हमेशा होते हैं। वे रति आदि अस्थाई भाव ही साधारणीकृत व्याभाव आदि के द्वारा व्यंजित होकर श्रृंगार आदि रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम संदर्भ में। संदर्भ है भारतीय काव्यशास्त्र सुबोध विवेचन, डॉक्टर सत्यदेव चौधरी। अभिनव गुप्त के प्रत्येक सामाजिक मनुष्य को सहृदय मानने के समर्थक नहीं थे, वह उन्हें सहृदय मानते थे और रसास्वादन में समर्थ हों। परवर्ती काव्यशास्त्र में इनका सिद्धांत प्रतिष्ठित हो रहा था। अब हम साधारणीकरण पे आ गए हैं फ्रेंड। हमने रस की निष्पत्ति को देखा, अब हम साधारणीकरण को देखेंगे। अब हम किसको देखेंगे? साधारणीकरण को देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए हम बढ़ते हैं साधारणीकरण की तरफ। भावों की व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्ति हो जाना साधारणीकरण कहलाता है। इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जाता है। तो भावों का व्यक्ति विशेष से आबद्ध न रहकर मुक्त हो जाना साधारणीकरण कहलाता है और इसे असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जाता है। तो असाधारणीकरण को ही असाधारण का साधारण रूप ग्रहण करना भी कहा जाता है। और मुक्त हो जाने का अभिप्राय सबके लिए सामान्य हो जाने से है, मतलब अच्छा बुरा कुछ भी हो, सबके लिए सामान्य स्थिति हमारी हो। साधारणीकरण से काव्य को पढ़ने सुनने देखने वाले सहृदय या अनुभूति होती है कि रचनाकार ने उसकी अपनी भावना को ही व्यक्त किया है। अब हम देखते हैं, सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण का उल्लेख किया, जिसे व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को जाता है। तो साधारणीकरण का प्रतिष्ठाता किसे माना जाता है? अभिनव गुप्त को। ठीक है, और साधारणीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? भट्टनायक ने किया था। और प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे? एक सेकेंड, क्या हो गया? अरे हो गया, चलिए। तो फिर से देखिए, तो हाँ, साधारणीकरण का उल्लेख पूछे सर्वप्रथम किसने किया? तो भट्टनायक ने। और इसे व्यवस्थित ढंग से प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? अभिनव गुप्त को प्राप्त है। अब हम भट्टनायक को देखेंगे।
भट्टनायक ने अपने सिद्धांत भुक्तिवाद में घोषित किया कि काव्य में 3 व्यापार होते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभी हम इसको देख के आ रहे हैं। भावकत्व द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण से पढ़ने वाले प्रभावों को निज मोह संकटता निवारण कहा। इसके तात्पर्य अपने स्व तथा पराये के पर के भेद के नाश से है। अपने सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक के विषय में केवल यही कहा है। ठीक, आगे देखते हैं। फ्रेंड, इसी भावकत्व व्यापार को निजमोह संकट या निवारणीकरण कहा जाता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है, भावकत्व व्यापार और साधारणीकरण एक नहीं है, बल्कि साधारणीकरण भावकत्व व्यापार का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं हम। भावकत्व और व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण साधारणीकरण को उसकी आत्मा या प्राण कहा जाता है। साधारणीकरण को रसास्वाद से पहले की प्रक्रिया माना है। साधारणीकरण विभाव आदि को अपनी विशिष्टताओं से मुक्त कर आस्वादन के लिए तैयार करता है और इस तरह भावकत्व व्यापार अस्थायी भाव को रस से रूपांतरित कर देता है। अब हम अभिनव गुप्त को देख लेते हैं। आए रहे अभिनव गुप्त जी। शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से सहृदय को रसास्वादन होता है। अतः भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार की स्वीकृति ही आवश्यकता नहीं होती है। भट्टनायक ने विभाव आदि के साधारणीकरण का मत प्रस्तुत किया था। अभिनव गुप्त ने उसे स्वीकारते हुए साधारणीकरण के एक अन्य स्तर की बात करते हैं। सहृदय के व्यक्तित्व बंधन की समाप्ति साधारणीकरण विभाव आदि के साथ साथ अस्थायी भाव में भी होता है और अस्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। दिमाग से स्किप होने लगा साधारणीकरण पढ़ के, है ना। व्यक्तित्व बंधन, देश काल इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस मेन हमें टॉपिक पढ़ लेना है। लेकिन एक बार जब पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि मेन इसमें क्या है ना। व्यक्तित्व बंधन देश काल और विशिष्ट पहचान बनाने वाले नियामकों से मुक्त होना ही अस्थायी भाव का साधारणीकरण है। ठीक है। अभिधा द्वारा शब्दार्थ का बोध होता है। तत्पश्चात साधारणीकरण द्वारा सहृदय को एक विशिष्ट प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारिता प्रतीत होती है, जिसे काव्य में विशिष्टताओं, देश काल आदि को नष्ट हो जाती है तथा सहृदय व्यक्तित्व के बंधन में भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उक्त दोनों मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अब हम फ्रेंड धनंजय और धनिक को देखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दोनों लोग भाई थे। धनंजय और धनिक भाई थे। धनंजय ने साधारणीकरण के स्थान पर परित्यक्त विशेष शब्द का प्रयोग किया है। यह तो स्पष्ट है कि हम इस आश्रय सामाजिक होता है, किंतु सामाजिक का आलंबन किसे माना जाए, यह धनंजय के मूल चिंता थी। धनंजय की मूल चिंता थी कि किसको सामाजिक आलंबन किसे माना जाए। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा था। सामाजिक का आलंबन वास्तविक रामादि अनुकार्य को मानने जाने पर एक सहमति धनंजय तक बन चुकी थी, किंतु इसका स्पष्ट विवेचन नहीं किया गया था। सामाजिक को अपनी संस्कारजन्य श्रद्धा आदि के रहते अनुकार्य के रति आदि भाइयों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में समस्या क्यों नहीं होती। धनंजय ने इस प्रश्न का, एक सेकंड ऊपर नीचे हो गया, ओके, कहाँ देखिए,
धनंजय ने इसी प्रश्न का विवेचन किया है। अब हम देखते हैं धनंजय के अनुसार। धनंजय के अनुसार देखते हैं। अभी हम किसके अनुसार देख रहे थे? धनंजय के ही अनुसार देख रहे थे। तो धनंजय के अनुसार धीरोदात्त वस्थाना राम आदि प्रतिपादका यानी रामादि अनुकार्य कवि के सृजन के अनुसार नायक का धीरोदात्त आदि विभिन्न अवस्थाओं में ही किसी एक के घोतक होते हैं। ये काव्य में अपनी ऐतिहासिक अवस्था का घोतन नहीं करते हैं। धनंजय ने वृत्तिकार धनिक के इसके इस मत को स्पष्ट किया है। अब हम धनिक के अनुसार देखते हैं फ्रेंड। कविगण लोक में रहने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के गुणों से प्रेरणा लेकर ही काव्य में अपनी कल्पना का समावेश नायक का सृजन करते हैं। नायक का सृजन करते हैं। वे योगी मुनि की तरह सिद्ध पुरुष नहीं होते। अपनी शक्तियों से रामादि वास्तविक ऐतिहासिक अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। आगे लिखते हैं धनंजय काव्यगत पात्रों में अपना विशिष्ट संदर्भ ऐतिहासिकता का त्याग सामान्य मानव मात्र को हो जाने से वे सहृदय का आलंबन बन जाते हैं तथा उससे सहृदय का रसास्वादन संभव होता है। आगे देखते हैं। अब समझाने लायक इसमें हो कुछ तो समझाएंगे, और वैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमने अंडरलाइन किया है उसे आप एक दो बार रिपीट कर सकते हैं। यद्यपि उक्त दोनों आचार्यों ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, किंतु भट्टनायक और अभिनवगुप्त के साधारणीकरण में उक्त तत्व की स्पष्ट व्याख्या करके उसे मजबूती प्रदान की है। अब हम विश्वनाथ को देखते हैं। फ्रेंड। धनंजय ने इस प्रश्न को उठाया कि वास्तविक रामादि को सामाजिक अपना आलंबन कैसे स्वीकृत करता है। विश्वनाथ ने ही इसे आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि सामाजिक रामादि के तदात्म्य कैसे स्थापित करता है और रामादि के रति आदि भाव सामाजिक के इन्हीं भावों का उद्बोधन कैसे करते हैं। इसका कारण है कि साधारणीकरण को बताते हैं कि साधारणीकरण से तात्पर्य विभाव अनुभाव संचारी भाव के समस्त क्रियाकलाप के रूप में मिश्रित रूप से मानते हैं। साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रम तदात्म्य हो जाता है। और मुझे नहीं लगता है आपको अब और पढ़ना चाहिए, तो मेन हम हेडलाइन जो है अंडरलाइन किए हैं उसे ही पढ़ देते हैं। आप देख लीजिए क्योंकि ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपके पास बुक होगी तो देख लीजिएगा। तो ये है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी क्या कहते हैं कि साधारणीकरण की जगह दोष दर्शन की स्थापना की है। इसको पूरा देख लेते हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा स्वीकृत सामाजिक आलंबन के साथ तदात्म्य अभेद को तो स्वीकार किया, परंतु साधारणीकरण की जगह दोष दर्शन की स्थापना की है। अब हम श्याम सुंदर दास को देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास जो इम्पोर्टेंट है। साधारणीकरण की अवस्था प्राणी वस्तु के साथ साथ संबंध में होता है, वह मिट जाता है। साधारणीकरण की स्थिति योग की मधुमती भूमिका के सादृश होती है। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं साधारणीकरण के बारे में? आचार्य शुक्ल ने अपने लेख में साधारणीकरण व्यक्ति वैचित्रवाद में साधारणीकरण को मनोवैज्ञानिक धरातल प्रदान किया है। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने के स्थान पर उसकी नवीन लौकिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और देखते हैं
तो फ्रेंड यहीं तक था, जो था हमने देख लिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक नगेंद्र जी बचे हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम विराम देते हैं, है ना। नगेंद्र जी हैं, ये रसवादी आचार्य के रूप में प्रख्यात डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल में रस का विशद विवेचन करने वाले अंतिम उल्लेखनीय विद्वान माने जाते हैं। रस का विशद विवेचन करने वाले अंतिम विद्वानों में से नगेंद्र जी हैं, और इनका रस संबंधी विवेचन अपने सार रूप में रीति काव्य की भूमिका में विद्यमान है। और ये साधारणीकरण का क्या अर्थ मानते हैं? साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता के भाव की सामान्यता भूमि पर पहुंच जाना। दुष्यंत को शकुंतला के रूप में रति के भाव को उस अवस्था में पहुंचा जाना कि यह रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाए। तो ठीक है, और इनको जो है निषेध मानते हैं कौन? भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने भी इनका निषेध करते हैं कि हम दुष्यंत के स्थान पर अपने को शकुंतला के स्थान पर अपनी प्रेयसी को देखने लगते हैं, क्योंकि एक तो अपनी रति का प्रकाशन लज्जास्पद है, दूसरे यह भी संभव है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम ना हो। उस समय शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे सामने कल्पित सुंदरी का चित्र आएगा, परंतु किसी कल्पित सुंदरी का चित्र आना व्यक्तिगत रति का नहीं है, रति का आना नहीं हो सकता, शुक्ल जी कहते हैं। दूसरे रूप में भाव माधुर न होकर कटु है। जैसे राम का रावण पर क्रोध देखकर मेरा भी अपने शत्रु के प्रति क्रोध जागृत हो जाता है, तो मेरा यह अनुभव प्रत्यक्ष होने के कारण कटु होगा। रस इसे नहीं कहते हैं। वास्तव में यह सब कुछ होता है और साधारणीकरण की आवश्यकता ही क्यों होती है। तो फ्रेंड यहीं तक है, और अब हम विराम देते हैं अपनी वाणी को, और आपका बहुत बहुत आभार साथ बनाए रखने के लिए। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आज के लिए इतना ही। सभी का स्वागत है, लास्ट बार भी स्वागत है, और धन्यवाद सभी को।